हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हमारे जो सीईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो जो है एक तरीके का मैराथन वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम सारे के सारे 5 जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके अंदर नॉन अलाइंड मूवमेंट आता है, नैम आता है, आसियान आता है, सार्क आता है, यूएनओ आता है और यूरोपियन यूनियन आता है, इनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। इनके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इनको उतने डिटेल तरीके से हम नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड, उनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सीईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। तो हम बेसिक चीजें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम जिसको कहते हैं, इसको 1961 में जो है वो बनाया जाता है। 1961 में इसको ऑफिशियली फाउंड किया जाता है। तो इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही यहां पे पता चल रहा होगा। नॉन अलाइंड मतलब कि किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही है, किसी के साथ मतलब हम नहीं जुड़ रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा था, जैसे कोल्ड वॉर चल रही थी, मतलब कि 1945 से लेके 1991 के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसएसआर वर्सेस यूएसए के बीच एक हमें देखने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या फिर एक कोल्ड वॉर चल रही थी। तो पूरी दुनिया जो है 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, उसको लीड कर रहा था, वो कैपिटलिज्म जैसी आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे थे। और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ कुछ कंट्रीज जो थी उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। कुछ देश जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएसए के साथ जा रहे थे, और कुछ देश जो थे वो यूएसएसआर के साथ जा रहे थे। और एक तरीके का आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा था कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो उस टाइम पे कुछ देश ऐसे भी थे जब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक अमेरिका का हिस्सा है, यूएसए का हिस्सा है, या यूएसए के साथ जो देश जुड़े हुए हैं, या फिर एक वेस्टर्न वर्ल्ड थी। मतलब कि पूरी दुनिया जो है वो ईस्ट वेस्ट में बटी हुई थी, और वेस्ट वाले जो थे वो अमेरिका के साथ थे, कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे, और जो ईस्ट वाले थे वो सोवियत यूनियन के साथ थे, वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो उस टाइम पे कुछ देश ऐसे भी थे जो कि किसी भी साइड नहीं जाना चाहते थे। जो देश नए आज़ाद हुए थे, जैसे इंडिया है, जब बाकी कंट्रीज जहां पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था या फिर वो कंट्रीज किसी की कॉलोनी रह चुकी थी, तो उस वक्त कुछ देश ऐसे थे जिनको नई आज़ादी मिली हुई थी, और वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे। वो यूएसएसआर के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, और वो अमेरिका के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ग्रुप था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ग्रुप। तीसरी दुनिया के देश जो थे वो इस नैम के अंदर आते थे, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी ना, पहली दुनिया के देश जो है वो अमेरिका के साथ जा रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी, दूसरी दुनिया के देश जो है वो यूएसएसआर के साथ जा रहे थे। तो फिर एक और दुनिया बनाई गई, तीसरी दुनिया जिसको हम बोलते हैं, और ये कहा गया कि हम ना ही पहली दुनिया के साथ जाएंगे, हम ना ही दूसरी दुनिया के साथ जाएंगे, हम एक नई दुनिया बसाएंगे जिसको तीसरी दुनिया कहा जाएगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। तो ये एक कहानी है जो आपको समझनी है कि जिन्होंने न्यूट्रल साइड ली कोल्ड वॉर के टाइम पे, उनको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली कंट्रीज कहते हैं। मतलब कि वो कंट्रीज जो न्यूट्रल थी, जो किसी भी साइड नहीं जाना चाहती थी। अब अगर नॉन अलाइन मूवमेंट की मैं बात करूं तो एक एशिया अफ्रीका बंडूंग कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया में 1955 में, और यहां से ही डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी कि हमें एक नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। 1955 में ऑफिशियली नॉन अलाइंड मूवमेंट को नहीं बनाया गया, बल्कि 1955 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको एशिया अफ्रीका बंडूंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जो कि इंडोनेशिया में होती है। और यहां पे डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि हमें एक नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। उसके बाद इसकी पहली समिट होती है बेलग्रेड, यूगोस्लेविया में। ये याद रखना है आपको, 1961 में होती है, और 1961 में ही इस समिट के तहत ऑफिशियली नॉन अलाइंड मूवमेंट को बनाया गया। तो ये जो फर्स्ट नैम समिट थी ये कहां पे होती है, बेलग्रेड, यूगोस्लेविया में होती है, ये आपको याद रखना है। और 1961 में ही ऑफिशियली नॉन अलाइंड मूवमेंट को बनाया जाता है। अब देखो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक पंचशील
का कंसेप्ट दिया, उन्होंने एक अग्रीमेंट जो है पंचशील अग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, वो अग्रीमेंट जो है उन्होंने फॉरवर्ड किया और इसको इंडिया और चाइना के बीच जो है वो साइन किया जाता है। इसको कब साइन किया जाता है? तो 1954 में, इन 1954 इसको साइन किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो पंचशील अग्रीमेंट था नेहरू का, पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स दिए गए थे कि क्या प्रिंसिपल्स होंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, तो वो अग्रीमेंट जो था वो इंडिया और चाइना के बीच साइन होता है 1954 में। ये आपको याद रखना है। इसकी फाउंडिंग कंट्रीज कौन थी, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे इसके? तो सबसे पहले यूगोस्लेविया के प्रेसिडेंट आते हैं जोसेफ ब्रोज टिटो, वो गमल अब्दुल नासिर इजिप्ट से आते हैं, पंडित नेहरू इंडिया से आते हैं, और क्वाम निक्रुमा घाना से आते हैं, और सुकर्नो इंडोनेशिया से आते हैं। ये जो 5 लीडर्स थे 5 कंट्रीज के, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो आपको याद रखना है जोसेफ ब्रोज टिटो जो कि यूगोस्लेविया से आते हैं, नासिर जो कि इजिप्ट से आते हैं, नेहरू इंडिया से, नक्रुमा घाना से, और इंडोनेशिया से सुकर्नो आते हैं। ये 5 जो थी फाउंडिंग कंट्रीज थी, फाउंडिंग मेंबर्स थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। और खास करके नेहरू जो है उनको चैंपियन कहा जाता है कि नेहरू ने ही शुरुआत की थी। ये जो कंसेप्ट था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, ये नेहरू ने ही लाया था। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 120 कंट्रीज हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुपिंग है आफ्टर यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के बाद ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर है। 193 कंट्रीज हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर देखने को मिलती हैं, और उसके बाद जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट आता है जिसके अंदर 120 कंट्रीज हैं। लार्जेस्ट ग्रुपिंग है ये यूनाइटेड नेशन के बाद। उसके बाद एक हरवाना डिक्लेरेशन होती है 1979 में। इसके अंदर जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट का पर्पस डिफाइन किया गया। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का पर्पस क्या था कि हमें जो है वो जो नई आज़ाद हुए देश हैं उनकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी है, हमें सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है, हमें इंटरफेरेंस नहीं करना है वहाँ पे, हमें थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके हित की बात करनी है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। उसके बाद अल्जेरिया समिट होती है 1973 में। यहाँ पे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को जो है डिमांड किया गया। ये कहा गया कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि जो पहले के हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, IBRD जिसको हम कहते हैं, चाहे वो हो, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, या यूनाइटेड नेशन हो, उसके अंदर जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की भी सुनवाई हो, उनको भी इक्विटेबल शेयर मिले। तो उसकी यहाँ पे बात की गई। ये कहा गया कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसकी डिमांड की गई। ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो क्या बोलते हैं, फेयर होना चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए भी, जो गरीब देश हैं उनके लिए भी एक फेयर तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर काम करना चाहिए। क्योंकि IMF जैसे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे किसकी सुनवाई की जाती है, वहाँ पे किसकी सुनी जाती है, तो डेवलप्ड कंट्रीज की सुनी जाती है। तो ये कहा गया कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात भी यहाँ पे सुनी जानी चाहिए। उसके बाद 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील की अगर मैं बात करूँ तो पंचशील मैंने बताया कि नेहरू ने जो है वो पंचशील अग्रीमेंट दिया था 1954 में। इसको साइन किया जाता है इंडिया और चाइना के बीच। ये जो पंचशील अग्रीमेंट था इसके 5 प्रिंसिपल्स थे, वो क्या थे? सबसे पहले म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे जो है वो पीस को अडॉप्ट करना है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब किसी के साथ कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखनी है या एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। मतलब कि जो मेंबर कंट्रीज हैं मिलजुल के उनको रहना है, एग्रेशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे की तरफ। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस कि जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं कंट्रीज के, मेंबर कंट्रीज के, उसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करनी है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी की बात की गई कि सारी कंट्रीज जो है वो इक्वल है, और म्यूचुअल बेनिफिट की बात की गई कि एक दूसरे को हमें जो है वो फायदा पहुंचाना है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल तरीके से हमें कोएग्जिस्टेंस मतलब मिलजुल के काम करना है, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हमें जो है वो काम करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की यहाँ पे बात की गई कि एक दूसरे कंट्री को जो है रिस्पेक्ट करना है, उसकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, उसकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद रिसेंट समिट्स की अगर मैं बात करूं तो 80th समिट होती है इसकी बाकू अजरबैजान में 2019 में, और 19th समिट इसकी होती है कंपाला युगांडा में 2024 में। तो ये आपको याद रखना है कि 18th समिट जो है इसकी कहाँ पे होती है, अजरबैजान में होती है, बाकू में 2019 में, और 19th समिट जो रिसेंट समिट है इसकी वो है कंपाला युगांडा में होती है 2024 में। अजरबैजान और फिजी इन 2 कंट्रीज ने जो है वो 2011 में नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया था, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था
तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो उन कंट्रीज़ का ग्रुप है, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, जिन्होंने कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के टाइम किसी भी साइड को जो है ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने न्यूट्रल रहना जो है बेहतर समझा और उसके बाद उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, जो गरीब देश हैं उनकी यहाँ पे बात की जाती है। उनके लिए जो है वो ग्लोबल बॉयज़ की तरह ग्लोबल बॉयज़ की तरह जो है नॉन अलाइन मूवमेंट उभर करके आता है। तो इस तरीके से हम नॉन अलाइन मूवमेंट को यहाँ पे कवर करते हैं। उसके बाद हम आसियान की बात करेंगे। आसियान का मतलब होता है, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मतलब कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं उनका एक एसोसिएशन है। तो आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया में देश आते हैं जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, राइट, कैम्बोडिया है, लियोस है, ब्रुनेई है, इन सब देशों का ये एक एसोसिएशन है जिसको हम आसियान कहते हैं। अब देखो, सारे के सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक तरह का जो है वो गोल होता है, एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेसिकली वो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको ये याद रखना है कि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ की बात की जाएगी कि इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स होना चाहिए कि डिस्प्यूट्स को हमें पीसफुल तरीके से जो है रिजॉल्व करना है। सोशल डेवलपमेंट की वहाँ पे बात की जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। उसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि सारे के सारे लोगों की वेलफेयर होनी चाहिए। म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की जाती है। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाती है, सोशल कोऑपरेशन की बात की जाती है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात की जाती है। तो इस तरीके से सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके का ऑब्जेक्टिव या फिर उनके गोल्स या फिर उनके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो आसियान की अगर मैं बात करूं तो इसको 8 अगस्त 1967 में जो है वो फाउंड किया गया था ऑफिशियली। 1967 में 8 अगस्त को एक बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है। उस बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है आसियान को फाउंड किया जाता है। इसलिए 8 अगस्त को जो है वो आसियान डे भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त को आसियान डे कहा जाता है। इसकी 5 फाउंडिंग मेंबर कौन से थे? 5 फाउंडिंग कंट्रीज कौन सी थी जिन्होंने इसको बनाया था? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपाइंस, इन 5 देशों ने मिलकर जो है वो आसियान को बनाया था, इसकी नींव रखी थी। तो 5 फाउंडिंग कंट्रीज कौन थी? फाउंडिंग कंट्रीज जो मेंबर्स थी इसकी वो कौन सी थी? तो वो थी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपाइंस। ये आपको याद रखना है। उसके बाद टोटल अभी अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर 10 मेंबर कंट्रीज आती हैं, 10 देश इसके अंदर आते हैं। 5 तो ऊपर वाले हो गए। मैंने आपको बताया कि इन्होंने ओरिजिनली जब 1967 में आसियान को बनाया गया था तो ये सारे देश जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी कंट्रीज की मैं बात करूं तो 6 इसके अंदर ब्रुनेई आता है जिसने 1984 में ज्वाइन किया। वियतनाम आता है 1995 में, वियतनाम ज्वाइन करता है। 8th इसके अंदर लियोस आता है जो 1997 में ज्वाइन करता है। 9th इसके अंदर म्यांमार आता है जो 1997 में ज्वाइन करता है। और 10th इसके अंदर कैम्बोडिया आता है जो 1999 में ज्वाइन करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? तो वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेटरी रहती है, मतलब हर साल जिस कंट्री के अंदर भी इसकी समिट होती है वही कंट्री इसका प्रेसिडेंट बन जाती है। सो इसकी प्रेसिडेंसी रोटेटरी रहती है। 2020 में आसियान विजन जो है उसको अडॉप्ट किया गया, राइट। तो आसियान विजन जो है उसको अडॉप्ट किया गया था। उसी के साथ साथ इसका जो मोटो है इसका 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। तो इसका मोटो आपको याद रखना है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 2015 में क्या होता है? आसियान कम्युनिटी को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद 2005 में फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट होती है, मतलब फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट जो है वो 2005 में होती है। 2008 में जो है वो एशियन चार्टर जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है। इसकी पहली समिट जो है वो बाली इंडोनेशिया में होती है 1976 में। इसकी जो 38th समिट थी वो 2022 में होती है ब्रुनेई में। इसकी 39th समिट जो है वो 2023 में होती है कैम्बोडिया में। उसी के साथ साथ 1995 में एक डील साइन की जाती है कि हम साउथ ईस्ट एशिया को जो है वो न्यूक्लियर फ्री जोन बनाएंगे। और आसियान को फ्लाइंग बीस भी कहा जाता है। तो फ्लाइंग बीस भी आसियान को कहा जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि आसियान जो है वो आज दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हम आसियान के बारे में समझते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर फैक्चुअल हैं, जो आपको याद रखनी है। याद करने के सिवा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है।
उसके बाद हम यूएनओ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यूएनओ की रेलिवेंस जो है खास करके पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में काफ़ी बढ़ गई है। तो जब मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, यूएनओ की बात करता हूँ, इसको 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश किया जाता है और 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 51 कंट्रीज जो थी वो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी, मतलब 51 कंट्रीज जो थी जब इसको बनाया गया था तो 51 कंट्रीज इसमें शामिल थी, वो उसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी, जिसके अंदर यूके आता है, फ्रांस आता है, उसी के साथ साथ रशिया आता है, चाइना आता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, और इसी के साथ साथ एक और मेंबर कंट्री है, जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस भी इसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्री थी। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। अभी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 193 कंट्रीज हैं, 193 स्टेट्स हैं। साउथ सूडान जो था उसने 2011 में यूएन को ज्वाइन किया था। ताइवान इसकी जो है वो मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। ताइवान जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है। उसी के साथ साथ पैलेस्टीन भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्री नहीं है, इसको सिर्फ ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो 1948 में आता है, ये आपको याद रखना है। यूएन वुमेन जो है वो 2010 में आता है, ये आपको याद रखना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स 2015 में आते हैं। 17 गोल्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किए गए कि 2023 तक हमें इन 17 गोल्स को जो है अचीव करना है, जिसके अंदर पावर्टी रिडक्शन आता है, एजुकेशन पहुंचानी है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। तो 2015 में जो है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक यूएन सेक्रेटेरिएट आता है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अभी अगर मैं बात करूं तो अंटोनियो ग्यूटेरेस जो है वो यूएन के सेक्रेटरी हैं। उसके बाद यूएन जनरल असेंबली आती है, इट्स लाइक पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की तरह है, सारे देशों का पार्लियामेंट है ये, या फिर वर्ल्ड पार्लियामेंट हम इसको कह सकते हैं। सारे के सारे देश 193 कंट्रीज जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पे जो है डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस की जाती हैं, डिस्कशंस की जाती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल आता है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स आते हैं। 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, रशिया आता है और चाइना आता है। 1965 में जो है वो 10 से 15 इसकी मेंबरशिप कर दी गई थी। पहले सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो 10 मेंबर्स ही आया करते थे, 10 मेंबर्स ही होते थे, लेकिन 1965 में 10 से 15 हो गए। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आपको बताया, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर हुआ करता था कुछ देर पहले तक, लेकिन अभी इंडिया जो है इसका नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया चाहता था कि परमानेंट मेंबरशिप उसको मिल जाए। इंडिया ने बार बार कोशिश की है, लेकिन जब भी इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल रही होती है उस वक्त जो है वो चाइना वीटो कर देता है। तो चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया को जो है वो परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। बट द आयरनी इज कि चाइना को जो परमानेंट मेंबरशिप है यूएन की वो भी इंडिया ने ही दी है, मतलब इंडिया का काफ़ी सपोर्ट था उसमें। पहले जो है वो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को दी जा रही थी, लेकिन इंडिया ने जो है वो चाइना को दे दी थी अपनी। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसको हमने अपनी मेंबरशिप दी थी वही हमें जो है वो वीटो कर रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 15 जजेस आते हैं। इनको 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को कौन इलेक्ट करता है? तो यूएन जनरल असेंबली करती है। उसी के साथ साथ यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलके हेग के अंदर, मतलब कि हेग नीदरलैंड्स में जो है वो हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इसके अंदर ट्रस्टीशिप काउंसिल आती है, ये अभी इतनी रेलिवेंट नहीं रही है। और इकोसॉक इसके अंदर आती है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी ऑफ यूएन कौन था? मतलब कि फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल कौन था यूनाइटेड नेशन का? तो वो थे यू थैंट, जो कि म्यांमार से आते थे। उसके बाद फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन था? तो वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। ये इंडिया से, मतलब कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो इंडिया से आते थे। उसके बाद मोहम्मद जफरुल्लाह खान जो है वो फर्स्ट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है वो अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, जो कि कहाँ से आते हैं? मालदीव से आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि
ये यूनाइटेड नेशन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम सार्क की बात करेंगे। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो साउथ एशिया के देश हैं उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। साउथ एशिया के अंदर कौन से देश आते हैं? इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, मालदीव्स आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है। तो इन सब देशों का ये एक ग्रुप है, इसलिए सार्क का नाम क्या है? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको 1985 में जो है वो फाउंड किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। एक ढाका समिट होती है, उस ढाका समिट के अंदर जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका आइडिया किसने दिया था? तो जिया उल रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जो बांग्लादेश के, उन्होंने ये एक आइडिया दिया कि हमारा भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, हमारा भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके अंदर हम मिलजुल के जो है वो काम करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें साउथ एशिया की, राइट। तो कई सारे चीज़ें थी, जैसे कि एक पीस हो इस साउथ एशिया का जो रीजन है, यहाँ पे पीस हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी चैलेंजेस ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिया उल रहमान जो है वो एक आइडिया लेके आए कि हमारे पास एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिसका नाम सार्क रखा गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है, और 1987 में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और कहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया गया? काठमांडू नेपाल के अंदर। इसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 8 टोटल मेंबर्स हैं इसके अंदर। 7 जो हैं वो 7 कंट्रीज जो हैं उसकी ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर थी, और एक कंट्री ने बाद में ज्वाइन किया। तो अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया 2007 में। बाकी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका, ये जो हैं इसके ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जो इंडिया के बॉर्डर के साथ लगती हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, जो सारी की सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, वो जो हैं इसकी मेंबर्स हैं। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर भी ऑफिशियली हमारे साथ लगता है। हालांकि अगर रियलिटी की मैं बात करूं तो नहीं, मतलब अफगानिस्तान वाला एरिया जो है वो हमारे, जहां पे हमारा एरिया जो है अफगानिस्तान में लगता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, भूटान का लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, नेपाल का लगता है, मालदीव्स का बॉर्डर भी हमारे साथ लगता है। मतलब हमारी जो है उनके साथ वो दूसरी वाली बाउंड्री है जो हम कहते हैं आइलैंड बॉर्डर कंट्री है हमारी मालदीव्स, और श्रीलंका का भी वही हिसाब है। उसके बाद सार्क डेवलपमेंट फंड जो है वो 2008 में आता है, ये आपको याद रखना है। मतलब कि ये एक डेवलपमेंटल फंड है सार्क का, जहाँ पे सारे के सारे जो पैसा जो है, जो एड है या जो भी डेवलपमेंट के काम के लिए जो है वो सारा पैसा यहाँ से ही आता है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी 2007 में इस्टेब्लिश की जाती है, न्यू दिल्ली में उसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपको याद रखना है। सार्क एग्रीकल्चरल सेंटर आता है, 1998 में उसको इस्टेब्लिश किया गया। और सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल आता है, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये सब है सार्क के बारे में। उसके बाद हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया का, इस पूरी वर्ल्ड का। मैं जब यूरोपियन यूनियन की बात करता हूं तो यूरोप की कुछ कंट्रीज ने मिलकर जो है वो यूरोपियन यूनियन को बनाया है। इसको 1993 में फाउंड किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है 1992 की, उसके तहत जो है वो यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया जाता है। आपको मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी याद रखनी है, 1992 की जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी थी उसके तहत जो है यूरोपियन यूनियन को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से इवॉल्व होकर आया है, मतलब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के दौरान इसका सिर्फ नाम चेंज किया गया था। इसके जो फॉर्मेशन की प्रोसेस थी, इसका जो जेनेसिस है वो हमें पहले से देखने को मिलता है, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी 1957 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। उससे पहले जो है वो यूरोपियन इकोनॉमिक एंड स्टील कम्युनिटी भी हुआ करती थी। तो इसकी एक लंबा सफर इसने तय किया है, लेकिन मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 के तहत इसका ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन जो है वो नाम रखा गया। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो है 1997 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करूं तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे 1957 में? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स। इसकी टोटल मेंबरशिप कितनी है? तो 27 कंट्रीज इसके अंदर शामिल है अभी। और ब्रेक्जिट की अगर मैं बात करूं तो 2020 में ब्रेक्जिट हुआ, मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया। ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया, मतलब ब्रिटेन ने इसको छोड़ दिया। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटेन अब इसका पार्ट नहीं है। इसकी अगर मैं की अचीवमेंट्स की बात करूं तो
यूरो को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। यूरो को जो है वो कॉमन करेंसी की तरह से यूज़ किया जाता है। यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा 19-20 कंट्रीज़ जो है वो यूरो को जो है वो कॉमन करेंसी की तरह यूज़ करती हैं। उसी के साथ साथ एक शेंगन अग्रीमेंट होता है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो क्या होगा, बॉर्डर फ्री ट्रैवल होगा मेंबर स्टेट्स के बीच में। मतलब अगर आपको यूरोप के किसी भी देश में जाना है, अगर यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज़ हैं, इन 27 कंट्रीज़ में अगर आप किसी भी कंट्री में विजिट करना चाहते हैं तो आपके पास एक वीज़ा अगर होगा जिसको शेंगन वीज़ा कहा जाता है, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा होगा तो आप जो है वो हर एक कंट्री में जा सकते हैं। आपको एक ओवरऑल तरीके से एक वीज़ा चाहिए तो सारी की सारी कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। तो बॉर्डर फ्री ट्रैवल की यहाँ पे बात की गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को भी कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कैसे लर्न कर सकते हैं, अगर आपको घर में बैठ के नोट्स बनाने हैं तो आपके पास नोट्स बनाने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे एक लाइन खींचें और उस लाइन पे आप यहाँ पे डाल दें 1944 में IMF बनाया जाता है। उसके बाद 1945 आप डाल दो, 1945 में यूनाइटेड नेशन को बनाया जाता है। उसके बाद 1955 में जो है वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए, राइट। उसी के साथ साथ 1954 में क्या होता है, 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और चाइना के बीच में। 1961 में जो है वो नैम को बना दिया जाता है, नैम की ऑफिशियली फॉर्मेशन होती है और पहली समिट भी होती है नैम की, राइट। कहाँ पे होती है, बिलग्रेड यूगोस्लेविया में। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हमारा आसियान बनाया जाता है 1967 में जो है वो आसियान बनाया जाता है। उसके बाद अगर सार्क की अगर मैं बात करूं तो 1985 में सार्क आ गया आपका। उसके बाद 1992 में आपका यूरोपियन यूनियन आ गया, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है 1993 में, आपका यूरोपियन यूनियन बन जाता है। और कौन सा बचा, सार्क भी हो गया, यूरोपियन यूनियन भी हो गया, आसियान भी हो गया, यूनाइटेड नेशन भी हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट भी हो गया। तो पांचों हो गए मेरे ख्याल से, हाँ हो गए। तो इस तरीके से आप जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी हैं, मतलब जितनी भी टीटीज़ हुई हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी समिट्स हुई हैं, उनको आप लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज द थिंग्स एंड टू मेक नोट्स। सो इस तरीके से हम सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर कर लेते हैं। डिटेल तरीके से हमने नहीं कवर किया है। डिटेल तरीके से अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल के ऊपर पहले से इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वीडियोस अपलोडेड हैं, वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं। बट फॉर द विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारा जो एग्जामिनेशन है CUET PG का, उस कॉन्टेक्स्ट में इतना सा काफ़ी है और इतना सा मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको मिस मत करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।